नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर 14वें दौर की बातचीत 6 से 10 अक्टूबर तक ब्रसेल्स में होगी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भले ही इसमें हर मुद्दे पर सहमति न बने, लेकिन उन्हें भरोसा है कि परिणाम एक बेहतरीन समझौता होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच लगातार गहन वार्ता चल रही है, जिससे बचे हुए मतभेदों को दूर किया जा सके। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख मांगों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शुल्क में रियायतें शामिल हैं। फिलहाल भारत वाहनों पर 100% से ज्यादा का इंपोर्ट शुल्क लगाता है। हाल ही में भारत ने इसी तरह की रियायतें ब्रिटेन की ऑटो कंपनीज को एक व्यापार समझौते में दी थीं। अब यूरोपियन यूनियन भी वैसी ही व्यवस्था चाह रहा है ताकि उसकी कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा मौके मिल सकें। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता हो रही है। बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। इससे इंडियन एक्सपोर्ट पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है, जो अमेरिका के किसी भी साझेदार पर सबसे ज्यादा है। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये बातचीत छठे दौर की तैयारी के तौर पर होगी। दोनों देश व्यापार वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के साउथ एशिया के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच वार्ता में मौजूद रहेंगे। भारत न केवल एआई का एक बड़ा आर्थिक अवसर है, बल्कि ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी जरूरी है। नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब की ताजा रिपोर्ट एआई फॉर विकसित भारत द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार एआई भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति आयोग की ओर से तैयार की गई ये रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा कि हम ऐसा नियमन नहीं चाहते जो टेक्नोलॉजी को ही खत्म कर दे। हम नियमन चाहते हैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार प्रयोग चाहते हैं। I think India is a country which can understand the implication of a good that comes in our way, although a good is never unmitigated. A good is never without riders. A good is never on its own good. It is for us all to use it in such a way that it is for the common good. I don't want to dilute the importance of science and technology by bringing the Puranic kind of a story. I'm not telling a story, but every asura who had that extraordinary power to do something had to be kept in hold and deliver the good thing that can benefit all humanity. But once that is left without much of a control, that's when it comes to hit at people who have created it. We all know the stories of how various asuras have not kept up the promise, which was a boon given with a little rider. You are given this boon so long as you don't do certain things. But the moment he starts doing a certain thing, which is under the don't do category, it gets out of the way, out of control as well. But I think the AI is something which we, because it is in our DNA, should be known, should know also how to keep it well under our reins and serve for the common good. And I'm sure the Niti Aayog will play its role, and all of us are here to work together with you. It was quite a impressive small display, not very many, but very impressive display of innovations already happening in the ground with AI and benefiting the common people. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत 5.7% की मौजूदा विकास दर पर चलता रहा तो 2035 तक देश का जीडीपी $6.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ाकर इसे $8.3 ट्रिलियन तक भी किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में स्थिरता जरूरी है। गुणवत्ता, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।
भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की आम बैठक प्रदर्शनी में गोयल ने कहा कि भारत ने हमेशा प्रकृति का सम्मान करने और पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने में विश्वास किया है। यही इसके विकास का आधार है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विकास के आधार स्तंभ के रूप में स्थिरता पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रकृति का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति मजबूरी में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार ग्लोबल सिटीजन के रूप में प्रतिबद्ध है। We ourselves see standards as playing a very important role in our growth journey. We have thousands of technical bodies or technical committees setting up standards in the country. Originally, we focused more on creating the standards and allowing voluntary implementation. Over a period of time, our experience taught us that we will need to have much stricter focus on these standards. Of late, we have started introducing quality control orders, more as a measure to bring awareness that quality matters, quality is important if we have to become a developed nation. We believe quality does not add to cost. If at all, quality reduces cost, reduces wastage, brings efficiency in operations. Quality helps ensure safety. It helps ensure that the people get goods and services of high quality for their day-to-day life. And we see these standards as a strategic lever for consumer satisfaction, consumer safety, higher competitiveness, and ultimately also for meeting our climate challenges. अगस्त के महीने में भारत की कुल बेरोजगारी दर गिरकर 5.1% हो गई। ये लगातार दूसरे महीने घटी है। जून में 5.6% से घटकर जुलाई में ये 5.2% और अब अगस्त में 5.1% हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 15 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के पुरुषों में बेरोजगारी की दर अगस्त में घटकर 5% हो गई, जो अप्रैल के बाद सबसे कम है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर जुलाई के महीने में 6.6% से घटकर अगस्त में 5.9% हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटकर 4.5% हो गई। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही P-8I गश्ती विमानों की नई डील पक्की होने के आसार हैं। अमेरिकी अधिकारियों और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग का एक संयुक्त दल आज भारत आ रहा है, जो भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I विमानों के $4 अरब के सौदे पर बातचीत करेगा। नौसेना के पास पहले से 12 P-8I गश्ती विमान हैं। अमेरिका से हुए सौदे के तहत 2009 में 8 और 2016 में 4 ऐसे विमान लिए गए थे। इसके बाद नौसेना ने और एयरक्राफ्ट खरीदने की इच्छा जताई थी। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए तीसरा इंजन भी मिला है। टैरिफ वॉर पर रिश्तों में आई तल्खी के बाद अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों में फिर से गर्माहट नजर आ रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई के नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के समय सरकार की प्राथमिकता लागत पर नियंत्रण थी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को भारत की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की लगातार निगरानी का दायित्व सौंपा था। गोयल ने कहा कि सरकार ने छोटे और मंझोले उद्योगों को सहायता देने के कई प्रयास किए हैं। It also shows you how much Prime Minister Narendra Modi believes in the talent, the skill, the capabilities of the young men and women from Assam. He, along with Hemant Da, promoted Assam as a future destination for the most difficult and most modern technology-based industry. Semiconductors is probably the most important and most difficult industry in the world today. And we are all proud of Assam
You came out with an absolutely fabulous policy to attract the semiconductor industry. You now have a vibrant industry coming up there. I had attended the industry Advantage Assam program, and I was amazed to see the interest that businesses from across the world have to invest in Assam. And looking at that, I see tremendous potential. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को फियरलेस बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में की गई प्रगति पर कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में राज्य में कई परिवर्तन हुए हैं, जिससे व्यावसायिक माहौल में सुरक्षा और विश्वास की नई पहचान बनी है। योगी आदित्यनाथ ने CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में कहा कि यूपी अब एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करता है जहां कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सुरक्षा, सुगमता और आरामदायक माहौल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। इसके लिए हर नागरिक, हर इनोवेशन और हर इंडस्ट्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने आज पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यह बेहतरीन वातावरण यानी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फियरलेस बिजनेस का एक केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं कि केवल हम नीतियां नहीं बना रहे हैं बल्कि हम उत्तर प्रदेश के हर युवा, हर उद्यमी और हर वैज्ञानिक के विचार को भी पंख दे रहे हैं। यानी उसको एक नई उड़ान के लिए पंख दे रहे हैं। इस प्रकार के इकोसिस्टम के माध्यम से सरकार हर योग्य स्टार्टअप के साथ खड़ी है। सरकार का संसाधन भी और सरकार का संकल्प भी उसके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आंखों में चमक हो और वह चमक उसे प्रयोगशाला से लेकर के उद्योग और रोजगार में बदलने में सहायक हो, क्योंकि जो इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पीछे का थीम है कि हर शोध उत्पाद के लिए बने, हर उत्पाद उद्योग बने और हर उद्योग भारत की सामर्थ्य और भारत की शक्ति बने। और यही है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के पीछे का राज। यानी अगर 2047 में भारत को विकसित बनाना है तो हमें उत्तर प्रदेश को भी विकसित बनाना होगा, हर जनपद को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाने की सीढ़ी कहां से? हर इनोवेशन से जाती है, हर रिसर्च से जाती है, हर प्रोडक्ट से जाती है, हर इंडस्ट्री से जाती है और इंडस्ट्री के माध्यम से यही विकसित भारत की आधारशिला खड़ी करती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंकों में एक ANZ ने 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। ये जुर्माना 65,000 ग्राहकों और सरकार के प्रति कॉरपोरेट कदाचार के लिए लगाया गया है। राष्ट्रीय कंपनी और वित्तीय सेवा नियामक ASIC के अध्यक्ष जो लोंगो ने कहा कि ANZ हजारों मृत ग्राहकों को शुल्क वापस करने में भी विफल रहा। ये थे कॉरपोरेट और कृषि जगत के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,